हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम को समझने से पहले हमको दो कंसेप्ट समझने हैं। और ये दो कंसेप्ट हमारे हैं, कंसेप्ट ऑफ एरिया और सेकंड है कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स। तो देखते हैं पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ एरिया। तो एरिया के बारे में एक एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि एरिया वेक्टर है कि स्केलर है। तो क्लास 11th में हमने एक चीज किया हुआ है, दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की हमारे पास दो साइड वेक्टर फॉर्म में दी हुई हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, एंगल बिटवीन द ए एंड बी इज सपोज थीटा। एंड सपोज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो हम पहले इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लेते हैं like this is vector a, this is vector b, so obviously this will be also vector a and this will be also vector b. So in order to find the area of parallelogram, so area is equal to base into height. So in this figure, base is equal to vector a and into height is equal to find the height, we drop a perpendicular from the vertex, this vertex, suppose this is vertex p on vector a, which meets at point d suppose. So height is equal to pd, so is equal to vector a multiplied by pd. So to calculate the pd, we take the small triangle, this triangle, suppose pd and this is q, in triangle pqd, that sine theta is equal to perpendicular over hypotenuse. So perpendicular pd over hypotenuse vector b. So pd is equal to vector b multiplied by sine theta. So put this value here. PD is equal to B sine theta is equal to A क्रॉस B, क्योंकि हमने ये क्लास 11th में हमने किया हुआ था। जैसे हम इस साइन को यहाँ से हटा देंगे तो बीच में क्रॉस लग जाएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ आता है वह हमको पता है कि क्वांटिटी, मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर होती है। सो इसका मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो हमको पता है वेक्टर ए पॉइंट हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। एंड वेक्टर बी हमारा पॉइंट हो रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर होता है जे वेक्टर, जे कैप। सो suppose it is I, it is j, it means A represent I and B represent j. So the A I cross j will give k. So the direction of area vector is along the k vector. K points unit vector along the z axis. It means area, the direction of area vector is along the z axis like this. Suppose, और इसका हमारे पास एक रूल भी था दैट क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने का, दैट ये हमारा गया फर्स्ट वेक्टर along the a and ये हमारा गया सेकंड वेक्टर along the b, and in that condition thumb represent the क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर गया, ये हमारा सेकंड वेक्टर गया, और थंब रिप्रेजेंट क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसका मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, एंड दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। सो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा, हम अब कंक्लूजन निकाल रहे हैं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर always outward normal. सपोज ये एक एरिया है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ, तो आउटवर्ड नॉर्मल, ऊपर के लिए। सपोज ये एक एरिया है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ, आउटवर्ड नॉर्मल। सपोज ये हमारे पास एक एरिया है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ, आउटवर्ड नॉर्मल। सपोज ये हमारे पास एक ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री का एरिया वेक्टर कहाँ, आउटवर्ड नॉर्मल, ऊपर के लिए। अगर ये ज्योमेट्री ऐसे में रखी है, तो इस एरिया का, इस ज्योमेट्री का एरिया वेक्टर कहाँ, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल। अगर ज्योमेट्री ऐसे रखी है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ, इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एरिया। गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमको ये एक कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है, दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज पॉइंट्स इन द आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द सरफेस। जो भी सरफेस हमारे पास दिया हुआ है, सपोज ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन। अगर इस सरफेस को हम ऐसे रख देंगे, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ एरिया। सेकेंड कंसेप्ट हमारे पास है, ये है कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स का मीनिंग है सिंपल, फ्लक्स मीन्स अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, तो जिस क्वांटिटी का हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, उस क्वांटिटी का अमाउंट, वो होता है फ्लक्स। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, फ्लक्स क्या होता है। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, हम अभी वाटर का फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, और हमको इस वाटर को, यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है, इस बकेट में हमको इस वाटर को फिल करना है। तो हम एक काम करेंगे, अगर ये वाटर ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो हम इस वाटर के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल लगा देंगे। सपोज ऑब्स्टेकल हमने ऐसे रखा, दिस विल बी अवर ऑब्स्टेकल, और इस ऑब्स्टेकल से अब ये वाटर स्ट्राइक होगा, और ये वाटर यहाँ से टकरा करके इस बकेट में गिर जाएगा, और फाइनली हमारी बकेट भर जाएगी। सो कितना वाटर इस बकेट में भर रहा है, वो वाटर का फ्लक्स है। ये फ्लक्स ऑफ वाटर। ओके, किन किन चीजों पर ये फ्लक्स डिपेंड करेगा, what are the factors on which the flux depends? So first thing we see that the amount of flux depends on the area of the obstacle. जितना बड़ा हमारा एरिया होगा, उतने बड़ा एरिया से ये पानी लिंक होगा, लिंक मतलब पानी टकराएगा, और उतना जल्दी हमारा बकेट भर जाएगा। पहली चीज, इसका मतलब अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ वाटर, सिंपल इन जनरल अमाउंट ऑफ फ्लक्स। सो और सिंपली flux, amount of flux directly proportional to the area कौन सा area on which that water is linking, that water is striking that area. It means, and second thing is that the intensity, that the कितनी स्पीड से ये वाटर आ रहा है, जितनी स्पीड से वाटर आएगा, उतना जल्दी हमारा बकेट भर जाएगा। तो सेकंड थिंग, that amount of flux is also proportionate to intensity of that quantity. It means flux depends on area. Flux, phi stands for flux depends on area, phi depends on intensity of that quantity, जिस भी क्वांटिटी का हम लोग फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। So we look around that is there any something component on which this flux depends. We see, yes, obviously there is another factor, and this is a very important factor on which flux depends. Look, इसके लिए हम इस तरीके से इसको समझते हैं। मान लो
कि वाटर ऐसा आ रहा है, वाटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, और हमने अपना एरिया ऐसे लगाया है, तो इस एरिया के अंदर से कितना वाटर जाएगा वो उसका फ्लक्स है। इस एरिया के अंदर से कितना फ्लक्स, कितना वाटर जा रहा है, वो उस वाटर का फ्लक्स है। सपोज यही एरिया है, यही वाटर है, वाटर की इंटेंसिटी, वाटर की स्पीड सेम है, इंटेंसिटी मैं स्पीड को इन जनरली इंटेंसिटी की टर्म में बोल रहा हूँ, वाटर की स्पीड सेम है, एरिया भी सेम है, बट मैं एरिया को इस तरीके से, इस ऑब्स्टेकल को मैं इस तरीके से टिल्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं इसको घुमा रहा हूँ, लाइक दिस, टिल्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो क्या अभी भी सेम वाटर इसके अंदर जाएगा? अभी इसके अंदर से इतना गया, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो अब इसके अंदर से जाने वाला कम हो जाएगा, और घुमाया मैंने, और घुमाया और घुमाया और घुमाया, और अब यही एरिया है, यही ऑब्स्टेकल है, यही वाटर था, और अब इसके अंदर से एक भी वाटर पास नहीं हो रहा है। इन दोनों ओरिएंटेशन में किस चीज का डिफरेंस है, ये चीज हमको समझनी है। वही एरिया, वही वाटर, फ्लक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम लाइन, मैक्सिमम वाटर जा रहा है अंदर से, और वही एरिया है, वही एरिया को हमने ऐसे घुमा दिया है, और अब एक भी वाटर अंदर से नहीं जा रहा है, सारा पास हो जा रहा है। सो इन दोनों केस में एक चीज का डिफरेंस है, इसका एरिया वेक्टर, वाटर की डायरेक्शन ये, इंटेंसिटी ये, स्पीड ये, यानी कि वाटर की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर इस कंडीशन में हमने बोला है अभी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड नॉर्मल, एरिया वेक्टर पॉइंट लाइक दिस। सो दिस इज एरिया वेक्टर, this is the intensity of water. In this case the angle between the area vector and the intensity is 90 डिग्री। कितनी लाइन पास हुई इसके अंदर से? 0, यानी कि जब एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच में एंगल 90 हो जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। सेकेंड केस, यही एरिया, अब एरिया ऐसा हो गया है, इस कंडीशन में एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आउटवर्ड नॉर्मल, और यही डायरेक्शन वाटर की है, it means angle between the intensity and the area vector is 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री एंगल होगा एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी में, तो उस कंडीशन में फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया, मैक्सिमम वाटर के अंदर से पास हो रहा है। इट मीन्स जब एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इंटेंसिटी इज 0 डिग्री, इट मीन्स बोथ आर अलाइंग इन द सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर एंड intensity, then the flux is maximum, and if area vector and the intensity of water or the intensity of something, then the flux is minimum, almost zero. So we look around that कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जो 90 डिग्री पे 0 होता है और 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, और हमको मिला कोसाइन। तो उसका मतलब फ्लक्स खाली इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स एक चीज़ और एक चीज़ है जिस पे और डिपेंड करता है, वो है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। सो द फ्लक्स डिपेंड्स ऑन cos थीटा। what is theta? Angle where theta is angle between intensity and area vector. So on combining these three, we get flux is equal to intensity I, area A, and cos theta. To remove cos theta, flux is equal to I dot A। क्लास 11th की फिजिक्स है, cos थीटा को रिमूव करने से डॉट लगता है, और ऊपर हमने देखा था sin थीटा को रिमूव करने से क्रॉस लगता है। इट मीन्स एरिया इज ए वेक्टर और डॉट आया है तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो अब हम डिस्कस करते हैं फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब अगर हमको फ्लक्स समझ आ गया है तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट फ्लक्स इज सिंपली अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी, तो इट मीन्स amount of electric field passing through a unit area. So amount of electric field passing through a unit area, is
electric flux. In other words, that number of electric field lines passing through a unit area is electric flux. So what are the factors on which electric flux depends? Again, same thing, that flux phi and E stand for electric. It means electric flux is equal to, depends on intensity of electric field. It means E depends on area on which this electric field is linking, area, and the cosine of angle between area vector and intensity. So flux is equal to EA cos theta. If we increase area, flux also increases. If we increase intensity, flux also increases. So एक example, this is the electric field, direction of electric field, and this is area. So इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस लिंक हो रही हैं? 1 2 3 4. So flux phi is equal to 4. Second case, area is same, but electric field lines comes closer to each other. It means electric field intensity increases. हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इन दिस केस 1 2 3 4 5 6, फ्लक्स phi इज इक्वल टू 6. इंटेंसिटी बढ़ गई है, फ्लक्स बढ़ गया है. सेकेंड केस, इंटेंसिटी सेम रहेगी, एरिया इज दिस, तो फ्लक्स इज इक्वल टू phi इज इक्वल टू 2. और इंटेंसिटी इस बार सेम है, लेकिन हमने एरिया इंक्रीज कर दिया है, तो इस एरिया से कितनी लाइंस लिंक हो रही हैं? phi इज इक्वल टू 4 फ्लक्स. सो एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा. एरिया डिक्रीज होगा, फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा. इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा. एक और चीज इंपॉर्टेंट जिसको हमको डिस्कस करना है, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन दीज टू क्वांटिटी एंड फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द दीज टू क्वांटिटीज. सो पहली चीज, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आया हुआ है. दूसरा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज, दैट न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय एरिया मीटर स्क्वायर. तो ये फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी. तो अब हम तैयार हैं गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया है, हमने एरिया वेक्टर पढ़ लिया है. तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसकी एक कैलकुलेशन की है गॉस ने. तो गॉस बोलते हैं, अगर सरफेस हमारे पास क्लोज्ड है, कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज मतलब हमारे पास एक डब्बा है, हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक स्फेयर है, हमने उसके अंदर कुछ चार्ज रख दिया है. चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. तो अगर हमारे पास एक किसी क्लोज सरफेस के अंदर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज क्यू चार्ज, तो उस क्यू चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी एक कैलकुलेशन की है गॉस ने. तो गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस बोलते हैं, पहली बात तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए दो चीजें, मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, कितना चार्ज है और सरफेस क्लोज है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है. तो फर्स्ट थिंग फॉर गॉस थ्योरम इज सरफेस should be closed, and second, charge must be placed inside that surface. उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सरफेस शुड बी क्लोज्ड, और इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज मस्ट बी प्लेस इनसाइड द सरफेस. इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा इस बात पे डिपेंड करेगा. सो गॉस की एक सिंपल कैलकुलेशन है. गॉस बोलते हैं, इरिस्पेक्टिव टू द सिमेट्री डिपेंड नहीं करती है. सिमेट्री जो भी है, वेदर इट इज ए क्यूब, वेदर इट इज ए स्फेयर, वेदर इट इज ए सिलेंडर एंड एनीथिंग एल्स,
उसके अंदर जो भी चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज पे ही डिपेंड करेगा फ्लक्स। तो अकॉर्डिंग टू गॉस स्टेटमेंट इज लाइक दिस, टोटल फ्लक्स passing through a closed surface, passing through a closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught, 1 upon permittivity of the medium, permittivity of the free space, equal to the 1 upon epsilon naught times charge enclosed by that surface। मैं दो वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं, क्लोज सरफेस एंड चार्ज एनक्लोज्ड। फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस और चार्ज उसके अंदर कितना रखा हुआ इस बात पे डिपेंड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल इंटीग्रेशन, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स के लिए हमने एक कैलकुलेशन की हुई थी ई ए कॉस थीटा, टोटल flux passing through a closed surface, closed integration, closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है इस बात पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज वेरी सिंपल थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो देखिए सिमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना चार्ज है। मैं आपको इसके एक दो एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास एक क्यूब है, दिस इज ए क्यूब लाइक दिस, और इस क्यूब को, दिस क्यूब इज सब्जेक्टेड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। इस क्यूब को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ये जानबूझ के मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए इस क्यूब टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, तो हमको याद क्या है, हमको याद है कि कितना फ्लक्स इस एरिया से लिंक होगा। हम देख रहे हैं 1 2 2 लाइन इस एरिया से लिंक हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लक्स फाई इक्वल टू 2। नहीं, हम गलत हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको एक चीज चाहिए, इस एरिया का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस एरिया का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस एरिया का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल, आप समझ रहे हैं। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर के लिए। इस एरिया का आउटवर्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका बॉटम डायरेक्शन में। खैर हम उसको हम सपोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंगल तो 90 बन जाएगा, यहाँ एंगल 90, अंदर के एंगल 90, तो 90 90 जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 हो जाएगा तो फ्लक्स अपने आप ही जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों केस हमारे पास बच रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में, एंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है, एरिया सेम है, तो फ्लक्स भी सेम है। इसके लिए एंगल, इसका फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस जीरो यानी कि 1 ई ए, और इसका फ्लक्स फाई आर बोल राइट के लिए और फाई एल लेफ्ट के लिए ई ए एंड कॉस 180। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर 180, यानी कि कॉस 180 की वैल्यू -1, दिस इज -1, फाई लेफ्ट फाई राइट। सो फ्लक्स नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0। So if a geometry is subjected in an external electric field, then the total flux passing through the geometry is 0. Points to remember. देखिए अगर मैं किसी ज्योमेट्री को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, then the total flux is equal to 0. और सपोज इसी ज्योमेट्री के अंदर, दिस इज अवर क्यूब, इसी ज्योमेट्री के अंदर मैं एक चार्ज को रख देता हूं क्यू। अभी सोर्स इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कहाँ है, इस साइड आउटसाइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चल रहा है। इस वाले में सोर्स कहाँ है, अंदर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगी सब डायरेक्शन में। और इस कंडीशन में हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ हम गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस वाले में गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, इस वाले में गॉस थ्योरम अप्लाई होगी। सो इस कंडीशन में फ्लक्स passing through the cube is equal to
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समझने वाली बात है। सरफेस क्लोज है, उसके अंदर चार्ज कितना है, इस तरीके से। सब एक और चीज, सपोज a dipole is placed inside the cube and then find the total flux passing through the cube. Dipole, this is the cube and a dipole is placed inside the cube. Dipole is like this. This is minus q, this is plus q, the distance between them is 2l. So a dipole is placed, the net charge on the dipole, net charge on dipole is equal to 0, क्योंकि dipole क्या होता है, dipole when two equal and opposite charges are separated by a small distance, equal and opposite, so the net charge equal and opposite means net charge is equal to 0. It means there is no charge inside the cube, so if there is no charge there is no flux, flux is equal to 0. Okay, next thing, suppose this is a cylinder and a q charge is placed here. Then find the total flux passing through the cylinder. Total flux passing through cylinder is equal to, तो क्या ये सरफेस क्लोज है? यस, ऑब्वियसली ये सरफेस हमारी क्लोज है। चार्ज कितना है अंदर? क्यू चार्ज है, तो सिमेट्री पे हम सिमेट्री का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू अगेन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट, क्यूब हमारे पास है